हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 पर। ओके ये मुद्दा हमारे डिस्कशन का ये रहेगा कि वर्ल्ड लेवल पर ये एक बैठक हो रही है या हुई है नवंबर दिसंबर के महीने में। ठीक है, ये बैठक क्यों हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे, ये सभी चीजों पर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। ओके, हमारा पहला डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी की किताब या यूजुअली एक स्टैंडर्ड बुक देखते हो तो उसमें इनिशियली लर्निंग आउटकम्स लिखा रहता है। लर्निंग आउटकम्स कहने का मतलब कि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप इन वीडियो से क्या क्या चीजें सीखोगे या क्या क्या चीजें ले जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग आउटकम है। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप बहुत कॉमनली बहुत सारे बैठकों के लिए सुनते होंगे, लेकिन हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है। ठीक है, सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोग ये भी सीखेंगे कि हाउ डज इट मैटर टू अस, हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर ये पूरा डिस्कशन जो भी बैठक वर्ल्ड लेवल पर हो रही है उससे हमारी जिंदगी में हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे, हमें ये भी डिस्कस करना होगा। एडिशनली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का क्या एजेंडा रहा था, कि जब भी हम लोग किसी मीट में बैठते हैं तो ऑब्वियसली एक हमारे पास एजेंडा रहता है कि हम लोग इन मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इससे हमारा डिस्कशन सीमित रहेगा। ओके, तो ये डिस्कशंस हमारा एजेंडा ऑफ मीट में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस एजेंडा से निकल करके क्या आया, जब हम लोग इस बैठक को खत्म किए तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें अचीव की है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग कंट्रीज को क्या क्या अचीवमेंट मिली है। ठीक है, एंड लास्टली हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा था COP 27 में। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, कंट्री लेवल पर कहाँ चेंजेस करेंगे, किन किन प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएंगे, ये सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया एट COP 27 में। ओके, तो चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये बैठक हुई कहाँ थी। ठीक है, ये बैठक हुई थी इजिप्ट में, और इजिप्ट का एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख। ओके, इसका लोकेशन हम लोगों को जानने की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाटर बॉडी है, इसका नाम है रेड सी। ठीक है, इजिप्ट के इस तरफ मतलब साउथ वेस्टर्न साइड में ये अफ्रीका, या साउथ और वेस्टर्न साइड में ये पूरा अफ्रीका है, और इसके इस तरफ ये एशिया लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे आता है मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से नॉर्थ हो जाता है यूरोप। ओके, और ये जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंड मास होता है जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ होता है वाटर बॉडी से। ठीक है, ये जो पेनिनसुला है इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। ओके, ये सिनाई पेनिनसुला के तरफ एक तरफ हम लोगों ने देखा मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी का अपना छोटा छोटा पार्ट है। इस तरफ आ जाता है एजियन सी, टिरेनियन सी और आयोनियन सी। तो हम लोग उस डिटेल में नहीं घुसेंगे, ओवरऑल ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ आता है रेड सी, और ये जो 2 वाटर बॉडीज आप देख रहे हो इसमें एक का नाम है गल्फ ऑफ सुएज और दूसरा है गल्फ ऑफ अकाबा। ये दोनों के ट्राई जंक्शन पे जो ये पॉइंट है ये है शर्म अल शेख, जहाँ पे ये बैठक अभी हुई थी। ओके, अब आते हैं हम लोग इस एजेंडा पर। ठीक है, एजेंडा में जाने से पहले ये बैठक हुई किस चीज के लिए है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हर साल आप देखोगे पिछले साल से ज्यादा हम लोग एक्सीड कर जा रहे हैं हाईएस्ट टेम्परेचर में। इनफैक्ट आप मॉनसून वाले स्टेट्स में अगर आप बिलोंग करते हो तो आप देख पाओगे कि वर्षा किसी समय जो हम लोग मॉनसून में एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना होना चाहिए उसका डबल हो जाता है, कभी कभी उसका आधा भी हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। बहुत बार ऐसी जगह ऐसा आप न्यूज में देख रहे होगे कि MP या महाराष्ट्र
के नदन साइड में या एमपी के सदर्न साइड में ये रीजन होता है विदर्भ, मतलब ये रीजन होता है अक्सर ड्राइनेस का, ठीक है। ये पूरा रीजन थोड़ा ड्राई ही रहता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र वगैरह वाले रीजन में या नॉर्थ बिहार में ये सब जगह बाढ़ आई हुई रहती है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है। डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही देश में एक जगह सूखा पड़ रहा है, दूसरी जगह बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, ज्यादा बाढ़ आना, ज्यादा गर्मी पड़ना, ज्यादा बारिश होना या कम बारिश होना, किसी भी चीज का एक्सट्रीमिटी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, ये सब रिजल्ट है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये एक ढांचा तैयार करती है, फ्रेमवर्क मतलब ये एक ढांचा है। इस ढांचे के अंदर आप अपने देश के अंदर इसके कानून बनाओ, लेकिन ओवरऑल ढांचा यही होना चाहिए। ढांचा कहने का मतलब कि हमारा लिमिट ये बाउंड्री रहेगा, इस बाउंड्री के अंदर आपको काम करना है, ओके। और ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की है तो इसलिए इसके आगे यूएन लिखा हुआ है। इट इज अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब हम लोग एक सेट रूल्स बनाते हैं, एक सेट प्रोटोकॉल बनाते हैं कि इस प्रोटोकॉल का ये फ्रेमवर्क है, आप इसके अंदर अपने कंट्री में जैसे भी रूल्स बनाना है बनाओ, बट आपको ये ढांचे के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था UNFCCC जिसका ये बैठक है, ये 27वीं बैठक है, इसलिए इसका नाम COP27 है, ओके। तो इस बैठक में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिसाइड की, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में ही हुआ था, ये अग्रीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट में अलग अलग कंट्रीज ने अपने NDCs दिए थे। NDCs मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। आप अपने कंट्री के ही अंदर में डिटरमाइन करो कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक सके या कम से कम उसके स्पीड को रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये हुआ NDCs, ठीक है। ये पेरिस एग्रीमेंट में दिया गया था, इसे हम लोग इस बैठक में भी डिस्कस करने वाले थे। इसमें ढांचा यहाँ पे आता है, ये है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स कहने का मतलब हुआ कि पेरिस में आप NDCs दिए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसका आप मुझे 5 साल 10 साल 15 साल इसका एक प्लान बना करके दो, ठीक है। ये आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब आप हमसे मिलोगे 27वीं बैठक में, नवंबर के महीने में 2022, ठीक है। सेकेंडली, आप मिटिगेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, या एटलीस्ट हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे जो हम लोग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएंगे। अब इस टर्म को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है, एडेप्टेशन और मिटिगेशन, जो आप अक्सर एग्जाम में देखते होंगे, उसे हम लोग हल्का सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस पॉइंट को यहाँ पे होल्ड करते हैं। ये समझ के रखना है कि मिटिगेशन एफर्ट्स हमारा ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल धरती का जो टेम्परेचर है वो 1.5 से 2 डिग्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 1.5 से 2 डिग्री का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और डिफरेंस के लिए हमारे पास एक बेस ईयर चाहिए, राइट। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्री इंडस्ट्री, जब सभी कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज होने लगे थे, उससे पहले से लेकर के अभी तक में या जो भी प्रेजेंट ईयर होगा वो वहां तक में हम लोग 2 डिग्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। 2 डिग्री मतलब ये तो खैर बहुत ही बड़ा डैमेज हो जाएगा। 1.5 डिग्री विल बी द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ओके, फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कहां से? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ओके। इस एजेंडा में हमारा ये भी डिस्कशन का पॉइंट था कि हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस को 100 बिलियन लेंगे, ठीक है। और एक है लॉस एंड डैमेज फंड्स। अब ये क्या होता है इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ये चीजों, गर्मियों के मौसम में खास करके पावर शॉर्टेज, बिजली का कटना और लोड शेडिंग लंबा लंबा देर तक, क्योंकि हर एक घर में 2 AC 3 AC 4 AC ऐसे करके लगा हुआ है, तो इतना पावर का शॉर्टेज हो जाना, क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप हो जाता है, स्पेशली गर्मियों के सीजन में, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग 4 AC चलाएंगे, 5 AC चलाएंगे, और ये जो एक्सेसिव डिमांड हो जाता है, जितना सप्लाई हो पाता है, जितना हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर पाते हैं, इसके बीच में डिफरेंस हो जाता है, और इसलिए ये सप्लाई साइड बॉटलनेक मतलब सप्लाई वाला साइड कम हो गया, और जिसकी वजह से क्राइसिस का सिचुएशन आ गया, ओवरऑल पावर आउटेज आ गया कि बिजली लंबे लंबे देर तक के लिए कटी हुई है, ठीक है। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। IPCC समझ लीजिए एक रिपोर्ट देने वाली बॉडी है,
इंटरनेशनली, ये वर्ल्ड की एक रिपोर्ट देने वाली बॉडी है जो ये बोल रही है कि हम लोग अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। स्पेशली इंडिया में 2 शहर लखनऊ और पटना आर अमंग द सिटीज प्रेडिक्टेड टू रीच वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग थर्मोमीटर में जनरल क्लाइमेट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसके आसपास में एक गीला कपड़ा रखते हैं, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्रीज का हो जाना, ये आइडियल वैल्यू इसका 25 होता है, मैक्सिमम ये 30 तक जा सकता है, जाना चाहिए, ठीक है। ये 35 पहुंच जाना, दिस इज वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस, ठीक है। और आईपीसीसी का कहना है कि हम लोग अबाउट ऑलरेडी 2 शहर इंडिया के ऑलरेडी लखनऊ और पटना 35 डिग्री का वेट बल्ब टेम्परेचर पहुंचने वाले हैं, प्रेडिक्टेड टू रीच। एंड अगर इस तरीके का एमिशंस हम लोग ऑलरेडी, जिस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं, इससे हम लोग ऑलरेडी इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए समर्थ हो चुके हैं, ठीक है। आईपीसीसी रिपोर्ट वॉर्न्स इंडिया मोर इंटेंस हीट वेव्स, ये तो 5th असेसमेंट रिपोर्ट की थी, ये वाला जो है ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, अभी मोस्ट रीसेंट वन, ठीक है। 5th असेसमेंट रिपोर्ट में ही आईपीसीसी ने इंडिया को वार्न कर दिया था कि आपके पास अगर बाढ़ आएगी तो बहुत सीवियर बाढ़ आएगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत सीवियर गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी तो बहुत सीवियर ठंडी पड़ेगी, जो भी आप वेदर फिनोमेना देखते हो उसकी एक्सट्रीमिटीज यू विल विटनेस। एंड ये वार्निंग आई थी आईपीसीसी के रिपोर्ट से, ठीक है। इवन 7th मोस्ट कंट्री, हम 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हम लोग होंगे बाय क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट आती है। ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट का कहना था कि इंडिया ओवरऑल 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री में लाई करता है बाय वेदर एक्सट्रीम्स, ठीक है। वेदर एक्सट्रीम्स को विटनेस करने के लिए हम लोग सबसे वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में आते हैं, ठीक है। इस 1.5 से 2 डिग्री का सिग्निफिकेंस को समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक इमेज देख रहे हो बाढ़ का, ठीक है। ये फ्लडिंग, ये कंडीशन हमारा रोजमर्रे की हो जाएगी, एवरी डे विल बी फ्लडेड ओनली इफ वी रीच 1.5 डिग्रीज। अगर ये 1.5 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो दिस विल बी वन ऑफ द वेरी कॉमन साइट्स एटलीस्ट इन केस ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि 1.5 डिग्री का राइज हो जाना, इसका मतलब ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे मतलब वो सारी पिघले हुए पानी जमीन पर आएगी और वो जो जमीन पर एंटर करती चली जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा एरियाज फ्लडेड हो जाएंगे, इंक्लूडिंग सिटीज लाइक कोलकाता जो कि हमारी बीच सिटी है, चेन्नई और मुंबई जो हमारी 3 सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। ये तीनों के काफी हद तक डूब जाने की संभावना है अगर हम लोग ये 2 डिग्री तक पहुंच गए तो, ठीक है। अब आप समझ सकते हो द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, द एक्सटेंट ऑफ सीरियसनेस इज, ये बात, ये इशू कितनी सीरियस है, ठीक है। ये एक और इशू सैंपल है टू प्रूव कि क्या हार्म हो जाएगा अगर ये 1.5 से 2 डिग्री का लेवल हम लोग ब्रीच कर देते हैं। तो ये 1850 से 1900, ये 50 साल में एक ही बार एक्सट्रीम हीट वेव आया था, ओनली वंस। और अभी हमारा ऐसा कंडीशन है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 सालों में लगभग 5 बार एक्सट्रीम हीट वेव्स हम लोग विटनेस करेंगे। अगर ये हम लोग 1.5 डिग्री का ब्रीच क्रॉस कर गए तो ये 8.6 टाइम्स, लगभग 9 बार, मतलब 50 सालों में हम लोग 9 बार, हर 5 सालों में लगभग 1 बार आप एक्सपेक्ट करते सकते हो कि हीट वेव्स आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर 2 डिग्री पहुंच गया तो ये 14 से 15 बार हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ हीट वेव हमारे लिए कितना ज्यादा डैमेजिंग होगा जाएगा। जैसे जैसे हीट वेव्स आएंगे वैसे वैसे घरों में ज्यादा एसी चलेंगे, उस एसी के चलने की वजह से ज्यादा और गर्मी बढ़ेगी बाहर, और वो गर्मी की वजह से और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो ये आप एक देख सकते हो कि कैस्केडिंग इफेक्ट, एक का असर दूसरे की वजह से और खराब होते चला जाएगा, ठीक है। सो दीज वर सम एग्जांपल्स कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्यों परेशान होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर कोई भी मीट हो रही है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग एजेंडा डिस्कस कर लिए कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं अचीवमेंट्स पर कि ये जो बैठक हुई, इस बैठक से क्या चीजें निकल करके आई हैं,
ठीक है। तो वन ऑफ द अचीवमेंट एंड रिमार्केबल अचीवमेंट, ये नो डाउट, ऑल्दो बहुत सालों से डेवलपिंग कंट्रीज कोशिश कर रहे थे कि डेवलप्ड कंट्रीज इस बात पर अग्री करें, लेकिन ये अचीव नहीं किया जा पा रहा था, ठीक है। वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट्स वाज लॉस एंड डैमेज फंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ की टर्म्स को समझते हैं, क्योंकि ये टर्म्स हमें समझना बहुत जरूरी है ओवरऑल इस टॉपिक को समझने के लिए, ओके। सो some of the key terms here is mitigation versus adaptation. Adaptation कहने का मतलब हुआ कि क्लाइमेट चेंज होगा, इसे हम और आप अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेंगे कि ये चेंजिंग क्लाइमेट से हमें असर कम पड़े, ठीक है। दैट इज अडेप्टेशन। बट मिटिगेशन कहने का मतलब हुआ कि क्लाइमेट चेंज को के ही स्पीड को हम लोग रिड्यूस करेंगे, ऐसा हमें एफर्ट डालने की जरूरत है। अडेप्टेशन कहने का मतलब हुआ ठीक है, अगर थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी हम लोग बर्दाश्त करना सीख जाएंगे, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन। बट मिटिगेशन कहने का मतलब हुआ कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि गर्मी को ही ना बढ़ने दिया जाए, ओके। सेकेंडली इज नेट जीरो एमिशंस। जब आप पढ़ते हो कि इंडिया ने टारगेट किया 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिटर हो जाएंगे, तो नेट जीरो एमिटर किसका? ग्रीन हाउस गैस का। ग्रीन हाउस गैस वैसे गैसेस होते हैं जो हमारी धरती को या धरती के सतह पर या एमिट होते हैं और इस पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये वैसे गैसेस होते हैं जो अर्थ से रिफ्लेक्टेड हीट रेज, जो धरती के सतह से जो हीट रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन्हें ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं और क्योंकि वो हीट वेव्स होते हैं या गर्म हवा होती है, तो ये अब्सॉर्ब करने की वजह से और ये हवा जो यहाँ रह जाएगी तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा, ठीक है। तो ये जो GHGs हैं ये धरती को ज्यादा से ज्यादा गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और जब हम लोग नेट जीरो एमिटर बोलते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि लगभग हम लोग अपने GHGs को इतना कम कर देंगे एमिट करना कि जितना भी एमिट करेंगे वो हम लोग पेड़ से अब्सॉर्ब कर देंगे। तो जब नेट जीरो बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वी आर एमिटिंग जीरो GHG, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग एमिट तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी एमिट किए एक्सेस में वो सारे पेड़ पौधे से एब्सॉर्ब कर लेंगे, ओके। सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा इकोनॉमिक साइकिल जनरेट करेंगे कि इसमें से हम लोग जो भी वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं उस वेस्ट को रीअब्सॉर्ब भी कर लेंगे। जैसे कि प्लास्टिक बहुत कॉमनली लगभग हर एक घर में ही आप कूड़ेदान में डालते हो, लेकिन वो कूड़ेदान से उठा करके उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके फिर से मार्केट में सप्लाई कर देना, दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंशन होता है कि ये वेस्टेज को रिड्यूस कर सके, किसी भी तरीके की बर्बादी ना हो या एटलीस्ट मिनिमम हो, ये सर्कुलर इकोनॉमी का कहना है, ओके। ग्रीन हाइड्रोजन क्या हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन हम लोग ग्रीन सोर्सेस से पैदा कर रहे हैं। हाइड्रोजन को बनाना ये एक अपने आप में ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो कि GHG एमिट करे, बट अगर वो GHG हम लोग एमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एनवायरनमेंट को बिना हार्म पहुंचाए हुए अगर हाइड्रोजन को बना पा रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हमारे लॉस एंड डैमेज का की टर्म है। दिस इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, ठीक है। इसमें कहीं कहीं आप RC भी देखे होंगे, CBDR एंड RC रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। CBDR कहने का मतलब हुआ कि देखिए धरती को खराब या गर्म आप भी किए हो, हम भी किए हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे US, कनाडा, UK, रशिया, ये सब हो गया, और इंडिया, चाइना, ब्राजील, चाइना तो अब मोस्टली डेवलपिंग में नहीं आ रहा है, बट चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सभी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो धरती को गर्म या धरती को खराब आप भी किए हो, हम भी किए हैं, लेकिन आप ज्यादा किए हो, हम कम किए हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी डेवलप हो चुके हो, आप ऑलरेडी एनर्जी को यूज करके वहां तक पहुंच चुके हो जहां तक डेवलपिंग कंट्रीज के पहुंचने का टारगेट है, ठीक है। तो ये जो पहुंचाने का की कोशिश की जा रही है, मतलब ये जो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है कि आपने धरती को ज्यादा खराब किया है, तो बिकॉज यू आर अ ग्रेटर पॉल्यूटर यू हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्विंग इट, ठीक है। तो ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप और हम दोनों मिल करके अर्थ को बचाएं,
ठीक है, बट इट इज डिफरेंशिएटेड. व्हाई डिफरेंशिएटेड? बिकॉज यू हैव स्पॉइल्ड अर्थ मोर एज कंपेयर टू अस. ठीक है, आपने इस धरती में ज्यादा पोल्यूशन किया है, ज्यादा GHG एमिट किया है एज कंपेयर टू अस. सो ये एक कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इट इज डिफरेंशिएटेड. जब यहाँ RC लिखा हुआ देखते हो, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसका कहने का मतलब हुआ कि आप केपेबल हो तो आप ज्यादा करो, मैं इतना केपेबल नहीं हूं तो मैं इतना नहीं कर सकता हूं. अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो आप आओ मेरे देश में आकर के मेरा GHG एमिशन कम करो. ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का क्या मतलब हुआ कि आप मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो. ओके, तो ये कुछ की टर्म्स हैं. चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने लॉस एंड डैमेज पर. ठीक है, सो लॉस एंड डैमेज का फंड बनाया गया. ये फंड वैसा फंड होगा कि इसमें सभी कंट्रीज ने या डेवलप्ड कंट्रीज को हमेशा बोला जाता है कि आप इस फंड में पैसे डालो, इस फंड से जो भी पैसे हम निकालेंगे उससे हम ग्रीन सेक्टर्स में या ग्रीन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज का प्रॉमिस था. ठीक है, तो फाइनली डेवलप्ड कंट्रीज ने अग्री किया है कि हम लोग ऐसा एक फंड बनाएंगे, लॉस एंड डैमेज, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा डैमेज किया है एनवायरमेंट को, इसलिए हम लोग ऐसा फंड बनाएंगे. ओके, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जब वो टेक्स्ट पढ़ोगे आप, लॉस एंड डैमेज का जो प्रॉमिस स्टेटमेंट था फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, उनका कहना है कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज कोताही मचा रहे, मतलब वो टोटली कन्विंस नहीं है कि ठीक है हम लोग इस फंड में आंख मूंद करके पैसा डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने खराब किया है एनवायरमेंट को. उनका कहना है कि ठीक है मेरा मन करेगा तो हम डालेंगे, दिस इज वॉलेंट्री, नॉट कंपल्सरी. एंड ऑल्सो कि ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज दे, ऐसा भी आप मान करके मत चलो. ओके, Secondly, complement and include the existing resources rather than new and additional financing. इसका मतलब कि आप ऑलरेडी कहीं से अगर फाइनेंस दे रहे हो तो आप उस पर लॉस एंड डैमेज फंड डाल करके दे सकते हो. मान लीजिए US का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चल रहा है जो ये इंश्योर करता है कि हम लोग ग्रीन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो वो ऑलरेडी जो दे रहे हैं उसी पे लिख देंगे कि ये लॉस एंड डैमेज का फंड है. एडिशनली कोई फंड दे ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा उस टेक्स्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, एंड लास्ट कंसर्न इज डिजास्टर्स कंपीटिंग विद अदर डिजास्टर. कि बाढ़ तो पाकिस्तान में भी आएगा, बांग्लादेश में भी आएगा, भूटान में तो खैर कम लैंडस्लाइड की चांसेस ज्यादा है, बट पाकिस्तान में भी आएगा, इंडिया में भी आएगा, ब्राजील में फॉरेस्ट फायर हो रहा होगा. तो हर कंट्री के पास डिजास्टर है. किसका डिजास्टर ज्यादा खराब है, किसका डिजास्टर कम खराब है, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि ये पैसा तो अल्टीमेटली डिजास्टर को जाना है. ठीक है, जिस भी कंट्री में डिजास्टर आएगा उसको जाना है, लेकिन किस कंट्री का डिजास्टर कितना ज्यादा खराब है इसे कौन डिसाइड करेगा? ओके, तो ये मेजर कंसर्न्स है रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज फंड्स. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. और क्या क्या चीज हम लोग अचीव किए इस मीट में. ठीक है, एक मीट था ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस. ठीक है, गोवा बोलते हैं. ये कुछ कंट्रीज के नाम मेंशन किए हुए हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है. मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये कंट्रीज यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करते हैं. बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, नॉर्वे, यूके, आयरलैंड. इसमें डेनमार्क ही मिसिंग दिख रहा है, बट डेनमार्क ही इसका फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन था, फाउंडिंग कंट्री था, फाउंडिंग मेंबर था. डेनमार्क ने ही ये बनाया है एक अलायंस जिसमें कि हम लोग ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे. ऑफशोर विंड एनर्जी मतलब हम लोग समुद्र में जाएंगे, वहां पे विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करेंगे और वहां से एनर्जी को जनरेट करेंगे. इसमें दो तीन एडवांटेज ये होता है. एक कि जमीन से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाते हैं, जैसे लैंड ऑक्यूपाई करना, वहां पे जो लोग इनहैबिटेंट्स हैं उन्हें हटाना, उन्हें कहीं और जमीन देना, उनकी फैसिलिटीज को फुलफिल करना, ये सभी झंझट से हम लोग दूर हट जाते हैं क्योंकि ये जमीन पर नहीं है, ये पानी में है. ठीक है, सेकंड मेजर एडवांटेजेस, क्योंकि ये पानी में है तो इसमें कहीं कोई इंटरप्शंस नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है. ये हवा बहुत दूर से बहुत तेजी से आ रही है, इसी हवा को से हम लोग अपने विंड टरबाइन को घुमाएंगे और उससे एनर्जी को जनरेट करेंगे. ठीक है, दिस इज ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस. इसके एवज में मतलब इन कंपैरिजन टू दिस हम लोग भी नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लेकर आए हैं. ओके,
इसके अचीवमेंट्स में, मतलब COP27 के अचीवमेंट्स में एक और अचीवमेंट ये था कि हम लोग 5-year प्लान लॉन्च किए हैं फॉर टू कम अप विद क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कहने का मतलब हुआ कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हो। ओके, वो टेक्नोलॉजी का यूज आप कैसे करोगे, उससे हम लोग इसका एक 5-year प्लान बनाए हैं। ठीक है, कि आप बताओ कि क्लाइमेट चेंज में टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे क्लाइमेट चेंज को आप मिटिगेट कर पाओगे। ओके, सो दिस इज 5-year प्लान। यहाँ पे एक बात आपको एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं इतना कि हम लोग 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो सकते हैं विंड एनर्जी के। ओवरऑल आपको एक एनर्जी बास्केट पर भी ध्यान रहने की जरूरत है कि अभी भी हम लोग लगभग 54% एनर्जी अपना कोयला से प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज मोर देन 50%, एंड दिस इज नॉट अ गुड फिगर। हमें कोयला से एनर्जी प्रोड्यूस करने में GHG का एमिशन काफी ज्यादा होता है, उसे रिड्यूस करने की जरूरत है, इस ब्लू सर्कल को कम करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद आता है रिन्यूएबल्स, दिस इज 35.4, इसे ही हमें बढ़ाने की जरूरत है। ऑल्दो हमारा फोकस ऑन न्यूक्लियर विच इज प्रेजेंटली 1.9%, इसे भी हम लोग अभी अपने COP में जब बैठे थे तो हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया कि हम लोग अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। ओके, और क्या क्या अचीवमेंट्स थे, एक था एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस। इसके एवज में इंडिया में ऑलरेडी एक नेशनल वाटर मिशन चल रहा है जो कि ये बोलता है कि वाटर यूज एफिशिएंसी को हम लोगों को 20% तक इंप्रूव करने की जरूरत है। आप न्यूज़पेपर्स में अगर देखते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये एक हमारी एनवायरमेंटल कोर्ट है, कहा जा सकता है कि ये वैसी कोर्ट है जो ये इंश्योर करती है कि एनवायरमेंटल लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। इनका कहना है कि अगर आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है तो आपको जमीन अलॉट नहीं की जाएगी, चाहे वो कमर्शियल अपार्टमेंट का, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए हो, मॉल्स के लिए हो या अपार्टमेंट्स के लिए हो। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है तो नो अलॉटमेंट ऑफ लैंड। इस तरीके के कुछ स्टेप्स इंडिया ने भी ले रखे हैं। ठीक है, हम लोग ने अटल भूजल योजना स्टार्ट किया है फॉर ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट, ग्राउंड वाटर जो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गया है उसे वापस रिप्लेनिश करने के लिए, और अर्बन एरियाज में रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, इस पर भी हम लोग काम काफी हद तक कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर एडेप्टेशन पर काम कर रहा है इजिप्ट और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिल करके इस पर काम कर रहे हैं, और ये वाटर लॉसेस को मिनिमाइज करना है प्लस अडेप्ट करना है अपने आप को कि हम लोग कैसे कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर रह लें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड, ये भी एक फंड बनाया गया है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में रेजिलियंस कैसे लाएं कि डिजास्टर हो जाए तो उसके डैमेज को मिनिमाइज कैसे करें। ठीक है, इसे अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर बनाया है जिसमें कि इंडिया भी पार्टी है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। एडिशनली एक ग्लोबल शील्ड प्लान भी बनाए हैं कि ठीक है, डिजास्टर तो अभी आ रहा है तो इमीडिएटली जो आने वाला डिजास्टर है इसे हम टैकल करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए ग्लोबल शील्ड टू एड्रेस द अर्जेंट प्रोटेक्शन गैप्स, अभी जो जरूरत है इमीडिएटली उसे एड्रेस करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये दोनों अभी रिसेंटली बहुत ही खराब वर्स्ट काइंड ऑफ फ्लड को विटनेस किए थे, तो इन दोनों को अभी इमीडिएटली पैसे मिलेंगे अंडर द ग्लोबल शील्ड प्लान। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा था इन COP27। ओके, ये हमारा पेविलियन था और हमारा फोकस था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे पास एक मिशन लाइफ करके चल रहा है। ठीक है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हम लोग COP27 में दिए थे, दैट इज LT-LEDs। LT-LEDs स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, कि एमिशन को हम लोग कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग एरियाज था, एक था एनर्जी सेक्टर, एक था इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब कि जब आप गाड़ियों में पेट्रोल डालते हो वो पेट्रोल प्रॉपरली पेट्रोल नहीं रहेगा, उसमें हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे। इथेनॉल कहाँ से आ रहा है? मोस्ट कॉमनली ये शुगर केन का जो गन्ना का जो बचा हुआ पार्ट होता है, रस निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है, बगासे बोलते हैं, उससे इथेनॉल को जनरेट करेंगे और उसे हम लोग ब्लेंड करेंगे।
ठीक है, पेट्रोल में, सो दैट कि हम लोग अपने अगेन GHG एमिशंस को कम कर सकें। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में क्या करेंगे हम लोग, नेशनल हाइड्रोजन मिशन चलाए हैं, 2021 में ही चलाए थे एक्चुअली। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत हम लोग शिफ्ट करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हाइड्रोजन से चला सकें, ज्यादा से ज्यादा अप्लायंसेस को हाइड्रोजन से चला सकें, सच दैट कि हमारा ये जो GHG का एमिशंस होता है, मोस्ट कॉमनली हम लोग लेड हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी चीजों को, ये जो मेजर, या इवन मीथेन हो गया, ये सभी चीजों को हम लोग रिड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, और अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेसिटी कहने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियर एनर्जी के जनरेशन के साइड में हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। एडिशनली हम लोग ई व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये बिजली से चलने वाले हैं, तो बिजली को हम लोग किसी भी ऐसे सोर्स से चला सकते हैं जो कि बिजली को हम लोग किसी भी ऐसे सोर्स से रिचार्ज कर सकते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिटर ना हो। ठीक है, लेकिन अभी हमारे व्हीकल ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर चल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं। ये ई व्हीकल्स में शिफ्ट हो जाने की वजह से इसे हम लोग ड्रास्टिकली रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हमारी मेक इन इंडिया की प्रोजेक्ट चल रही है जिसका एक मेजर कंपोनेंट है जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट कहने का मतलब हुआ कि वो एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, इट विल बी अ जीरो इफेक्ट, इट विल बी हैविंग अ जीरो इफेक्ट। ठीक है, और हमारे एल्टीलेट्स का जो वो पेज था, मतलब जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि या अचीवमेंट्स अपना लिखे थे कि हम लोग इन सेक्टर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें एक मेजर रिक्वेस्ट ये भी था कि वी विल बी एक्सपेक्टिंग क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज, ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग डेवलपिंग हैं, हम लोगों ने डैमेज इतना नहीं किया है, तो हम लोग डेफिनेटली ये बात एक्सपेक्ट करेंगे कि बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आइए मेरे कंट्री में इधर प्रोजेक्ट्स बनाइए, या फिर आप मुझे पैसे दीजिए कि मैं अपने कंट्री में ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बना सकूं। ओके, ये हमारा एजेंडा था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज, मतलब ऑलरेडी लॉन्च इज मिशन लाइफ। ठीक है, मिशन लाइफ में हम लोग ये 7 सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये 7 सेक्टर्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिड्यूस करना, ओवरऑल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को लगभग बंद कर देना, नो सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, एनर्जी को सेव करना, पानी को सेव करना, और ये दिस इज हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाना, लोकली मेड फूड, सीजनली अवेलेबल फूड, इसे ही एक्सेप्ट करना, ये भी हमारे मिशन लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो मिशन लाइफ का ओवरऑल फोकस कैसा है कि अवेयरनेस जनरेशन, कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को ही ऐसा बदल लें कि हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर सकें, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्लाइमेट चेंज, और हम लोग हार्म करना भी क्लाइमेट को बंद कर दें या एटलीस्ट रिड्यूस कर लें। ठीक है, इसे एज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन ग्लासगो, जो कि लास्ट ईयर की ही COP27 की बैठक हुई थी, मतलब लास्ट 2021 में। ओके, इसके अलावा एक और चीज जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, दिस इज नेट जीरो एमिटर, कि 2070 तक बाय 2070 वी विल बी अ नेट जीरो एमिटर। नेट जीरो एमिटर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके मेजर एडवांटेजेस विल बी जॉब क्रिएशन। आप देख सकते हो लगभग 15 मिलियन जॉब्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिएट हो पाएगा बाय 2047। सो इट विल आल्सो हेल्प अस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, ये हमारे GDP को ऑलरेडी इंक्रीज कर पाएगा, कैपेसिटी है बाय 4.7%। और हम लोगों को ऐसे मेजर कुछ शिफ्ट इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो पाए। ये आप देख रहे हो कैंपा, दिस इज फोकस ऑन फॉरेस्ट रीजेनरेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम लोग लेने को प्रॉमिस किए हैं इन COP27। By that we come to the end of this discussion COP27 के लिए। ये देख सकते हो, इस डिस्कशन में सिर्फ एक ये बात दिखाना चाहूंगी, दिस इज क्लाइमेट क्लॉक। ठीक है, ये क्लाइमेट क्लॉक ये दर्शा रहा है कि हम लोग कितनी जल्दी, मतलब इतने ड्यूरेशन के बाद हम लोग ये 1.5 डिग्री के पॉइंट को ब्रीच कर देंगे। एंड 1.5 डिग्रीज आई ऑलरेडी सेड दिस इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहाँ से हम लोग वापस नहीं हो पाएंगे जो हम लोग ओरिजिनल अर्थ पर रहना शुरू किए थे। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।